Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 31st August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज कर्नाटका स्टार्ट्स रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव्स. अब आप सभी को यहाँ पर पता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा था. इसके चलते यहाँ पर जो कर्नाटका स्टेट है उसे कहा गया था कि वाटर क्या करना है, रिलीज करना है. किसको? तमिलनाडु को, क्योंकि यहाँ पर मेनली दो स्टेट जो है कन्फ्लिक्ट में ज्यादा आ रहे हैं. वैसे ये जो रिवर है आपकी यहाँ पर 3 स्टेट्स और एक यूटी से होकर क्या होती है, निकलती. मतलब कि इस पूरे डिस्प्यूट में 3 स्टेट्स हैं. कौन कौन से? कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु. और एक यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका पुडुचेरी. ओके, तो यहाँ पर अब कर्नाटका ने क्या किया है, वाटर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ CWMA. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा. ना मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप हमारा क्वेश्चन. तो कल का हमारा क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर उज्जैन के बारे में यहाँ पर पढ़ा हो या हिस्ट्री के बारे में पढ़ा तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. ओके, सो अगर कल जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है और जिन लोगों ने किया भी, स्टिल आप लोग ट्राई करिए. फिर से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे कि हमें क्या बताना है. उज्जैन का एंशिएंट नेम, मतलब उज्जैन का पहले नाम क्या था और अब क्या नाम है. जैसे आज के टाइम पे तो हम उसे उज्जैन कहते हैं, बट इससे पहले इसका नाम क्या था वो हमें बताना है. ओके, सो राइट ऑप्शन क्या है इसका? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, नन ऑफ द अबव. तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे. ओके, सो देखिए इसके आंसर की तरफ हम मूव करते हैं. उज्जैन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो आपका जो उज्जैन है वो कहाँ लोकेटेड है? मालवा रीजन में, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है. आप सभी को ये पता है. सो इट कंसिडर्ड एज अ एंशिएंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ इंडिया. इसे हम एंशिएंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. दिस वॉज वन ऑफ द 2 कैपिटल of Avanti which was among the 16 महाजनपदास. यहाँ पर टोटल 16 महाजनपदास थे और इसमें से ये कहा जाता है कि जो ये क्या था, अवंती था. उस अवंती के यहाँ पे 2 कैपिटल थे, तो उन दोनों कैपिटल में से एक कौन सा था आपका? ये उज्जैन था. इसलिए इसका नाम क्या था? अवंतिका. तो आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर मिल गया. उज्जैन का यहाँ पर एंशिएंट नेम क्या था? अवंतिका. तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा. नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. ये आपका यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. तो आप लोग ये मत कंसिडर करिए कि मैं कोई साइंस का क्वेश्चन उठाकर आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की. ठीक है, अब सेल्स क्या होती हैं आप सभी को पता है कि बेसिक यूनिट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? हमारी सेल होती है. जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर में हमारी जो बेसिक यूनिट होती है क्या होती है? आपकी ईंटें होती हैं. एक एक ईंट जुड़कर क्या बनती है? आपकी दीवार बनती है. एक पूरी दीवार बनती है और उस दीवार से फिर क्या बनती है? जब 4 दीवारें आपस में मिल जाती हैं तो वो एक कमरा बना देती हैं, रूम बनाती हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी होती है और किसी भी हम एनिमल को हम ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर बात करें, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी में आपको सेल्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो प्लांट सेल थोड़ी अलग होती हैं और एनिमल सेल्स यहाँ पर अलग होती हैं. तो उन दोनों में जनरल डिफरेंस क्या है वो हमें बताना है. तो पहला हमारा ऑप्शन है, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज, सेल वॉल, विसल, एनिमल सेल डू नॉट. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्लांट सेल्स में आपकी क्या होती है? सेल वॉल्स होती हैं और एनिमल सेल्स में यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपकी प्लांट सेल्स होती है और आपकी जो एनिमल सेल होती है, अगर इसे हम कंसिडर करिए इस तरीके से कुछ होता है, तो ये कहा जा रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है, किसमें नहीं होता? प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका नहीं होता है और एनिमल सेल्स में यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैच्योर प्लांट सेल्स हैव
वन लार्ज वैक्यूल्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल्स होते हैं, है ना, वैक्यूल्स बड़े बड़े इसमें क्या होते हैं आपके वैक्यूल्स होते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। यहाँ पे अशोका एम्पायर से रिलेटेड अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये बताना है कि इसमें से कौन सी टेरिटरी अशोका एम्पायर का पार्ट नहीं थी। ठीक है, अशोका का पूरा एम्पायर था और उसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा पार्ट, जैसे कि अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंगा। तो इसमें से हमें ये बताना है कि अशोका एम्पायर का कौन सा पार्ट नहीं था। ओके, सो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है WCS वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया रिपोर्ट फ्लैग्स इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ। यहाँ पे रेड सैंड बोआ एक स्नैक है, इसकी यहाँ पे इलीगल ट्रेडिंग की जाती है। इलीगल ट्रेडिंग क्यों की जाती है, इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं और कुछ यहाँ पर हम देखेंगे ब्लैक मैजिक और जो सुपर पावर यहाँ पे सुपर नेचुरल यहाँ पे इसके ऊपर कुछ आप कह सकते हैं कि चार्जेस लगे, जिसके कारण ये कहा जाता है इसका बहुत ही ज्यादा इलीगली इसे ट्रेड किया जाता है। अगर हम IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं तो इसके अंडर ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इनका जो नंबर है वो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पर मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल की स्पीशीज में आपका आता है, ये आप लोगों को पहले याद रखना है। अब यहाँ पर आप पूरा डेटा देखेंगे, इस रिपोर्ट में यह आया है कि इलीगल ट्रेडिंग इसमें 18 स्टेट्स में ये डॉक्यूमेंट किया गया कि 18 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में इसका क्या किया जाता है, इलीगल ट्रेडिंग की जाती है। 87 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आए हैं, इसमें से महाराष्ट्र में 59 आया है। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग की जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में की जाती है। उसके बाद पुणे, थाने, रायगढ़, उसके बाद सुनबर्न। तो यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में इसकी ट्रेडिंग की जाती है, मतलब कि पूरे 18 स्टेट्स इसमें इंक्लूड हैं और यूनियन टेरिटरीज भी, और टोटल 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इनकी ट्रेडिंग की जाती है। अब इस स्पीशीज के बारे में हम देख लेते हैं, आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये डबल माउथेड होते हैं और ये जहरीले नहीं होते हैं आपके, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इनका देखेंगे। इट इज़ अ रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक दैट इज यूज फॉर मेकिंग सर्टेन मेडिसिन कॉस्मेटिक इन ब्लैक मैजिक एंड इज इन अ ह्यूज डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है। क्यों डिमांड है, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लैक मैजिक में, और ये आपका नॉन पॉइजनस होता है, ये जहरीला नहीं होता है। ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपके इंडिया में पाया जाता है। हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हम नॉर्थ बंगाल वाला पार्ट कह सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो इंडियन आइलैंड्स हैं ये वहाँ नहीं पाया जाता है स्पेशली, और हर जगह आपको पूरे इंडिया में ये आपको देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर फेमस क्यों है, क्योंकि ये 2 हेडेड स्नेक है। हमने इस पिक्चर में देखा था ये 2 हेडेड, इनका ये पीछे का भी और ये साइड का भी पार्ट देखेंगे तो ये दोनों तरफ इनका हेड होता है। तो ये 2 हेडेड एनिमल्स हैं, इसलिए मतलब कि स्नैक है, जिसके कारण इसमें ये कहा जाता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी थिक टेल हैविंग राउंडेड एंड। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज बिलीव्ड इट हैज अ सुपर नेचुरल एबिलिटी। ऐसा माना जाता है कि इनमें क्या होती है, एक सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है, और ये क्या कर सकते हैं, इनके पास सुपर नेचुरल पावर है जो कि यहाँ पर हीलिंग में हेल्प करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो मेडिसिनल पर्पज है और ब्लैक मैजिक पर्पज के कारण इसका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, इसको इलीगली ट्रेड इसका यहाँ पर किया जाता है। हम इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं, तो इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी पॉपुलेशन बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर बाय फीडिंग ऑन रोटेंट्स, लिजर्ड एटसेट्रा। ये क्या करते हैं आपका, हमारे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, जो प्रे और प्रेडेटर्स होते हैं उनके बीच में एक हेल्दी पॉपुलेशन को मेंटेन करने में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके जो लिजर्ड्स होते हैं, रोटेंट्स होते हैं, इनको ये फीड करते हैं जिसके बीच में, और ये जो अदर स्नैक्स भी होते हैं, है ना, छोटे मोटे जो स्नैक्स होते हैं उनको भी ये फीड करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें ये बैलेंस को क्या करते हैं, आपका मेंटेन करते हैं। अब इनको थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स है इसका सबसे बड़ा कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इनकी बहुत ही ज्यादा इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, स्मगलिंग की जाती है। इवन आप देखेंगे इट हैज बिकम पॉपुलर अमंग स्नैक्स चार्मर हु यूज
इट टू डिस्प्ले इट एज द डबल हेडेड स्नेक। इसका यहाँ पर स्नैक चामा की तरह यूज किया जाता है, इनको डिस्प्ले किया जाता है कि ये क्या है, डबल हेडेड स्नेक। मतलब कि जैसे कोई थोड़ी सी यूनिक चीज हमें दिखती है ना तो उसे हम डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं स्नैक ड्यू टू जनरल फेयर अमंग पीपल। अब लोगों के बीच में एक डर भी होता है, जैसे कि आपके आसपास ही सामने एकदम से आ जाए और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पर उनके बारे में, इनकी जो इकोलॉजिकल रोल है उसके बारे में नहीं पता होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको मार देते हैं। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं जो इन स्नैक्स को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज में आया है तो ये स्पीशीज आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ स्पीशीज के बारे में आता ही रहता है, कभी स्नैक के बारे में, कभी टर्टल्स के बारे में, है ना। तो आप लोग एक अलग से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर में आपके स्पीशीज के बारे में आ रहा है आप अलग से उनके बारे में क्या करिए, एक नोट प्रिपेयर करिए। जिससे क्या होगा, जब कभी आप रिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही ईजिली आप उसको एक ही बार में क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास अलग से क्या होगी, स्पीशीज की कॉपी होगी, नोट्स होंगे, तो आपको बहुत ही ईजिली यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द नीड फॉर एन इंडियन सिस्टम टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब हमारा जो ज़माना आ चुका है, जो हमारा दौर आ चुका है, जो टाइम है वो किसका आ चुका है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप चाहे ना चाहे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना कदम यहाँ पर रख चुका है। इसी के चलते हमें ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो ठीक है, हमने बात कर ली कि हमारा हेल्थ सिस्टम में इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस हो सकता है। एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हर एक फील्ड में आप चाहे छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी फील्ड में जाएंगे, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांटेजेस देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस है आपका आता है डीप फेक्स का, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स, है ना। तो ये सबसे साइबर सिक्योरिटी, हमारा जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है इसी के कारण यहाँ पर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब हमें क्या करना है कि इसे रेगुलेट करना है, किसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को यहाँ पर पता है कि हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ह्यूमन बींग की तरह क्या कर सके, काम कर सके। वो एक ह्यूमन बींग्स तो नहीं बन सकता है बट स्टिल हम उसको इतनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सारी चीज़ों को ट्रांसफर करके, जिससे वो क्या कर सके, एक ह्यूमन बींग की तरह काम कर सके। ओके, नाउ ये कहा जा रहा है कि अब इंडियन सिस्टम को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेकर आना होगा जिससे हम क्या कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकें। यहाँ पर बात की जा रही है ईस्ट इज ईस्ट और वेस्ट इज वेस्ट। यहाँ पर जितनी भी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, चाइना, हर एक कंट्रीज यहाँ पर क्या कर रही हैं, न्यू न्यू रेगुलेशंस लेकर आ रही हैं, है ना, रेगुलेटरी मेजर्स लेकर आ रही हैं जिससे हम क्या कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रेगुलेशन हैं वो टोटली डिफरेंस है किससे, आपकी ईस्टर्न कंट्रीज से। आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न कंट्रीज जैसे हम कहते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों के जो प्रोविजंस है उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देखें, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर ग्रैपलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक यहाँ पर देखेंगे यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, कनाडा, जापान और चाइना भी अब क्या कर चुका है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी मेजर्स है उसको लेकर आ चुका है। लेकिन हम अगर यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और EU जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसका यहाँ पे मॉडल देखेंगे तो आपको पूरा एकदम वेस्टर्न स्टाइल यहाँ पर दिखेगा। वो यहाँ पर सुपरफिशियली क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पर एक पिरामिड बना रहे हैं। कैसा पिरामिड बना रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया है, पहला है आपका अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और लो रिस्क। इस तरीके से उन्होंने रिस्क को, मतलब कि जो आपके खतरे हैं उसको कैटेगराइज किया है कि ऐसा रिस्क जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते उसके लिए आपके अलग रेगुलेशंस होंगे। हाई रिस्क की बात करते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है तो उसे कैसे रेगुलेट करना है, उसके लिए क्या प्रोविजंस है। उसके बाद लिमिटेड रिस्क की बात की गई कि यहाँ पर कुछ हमने क्या बात की है, लिमिटेड रिस्क की बात की है। उसके बाद आपका आता है क्या, लो रिस्क, मतलब कि इस चीज़ से यहाँ पर क्या आपको बहुत ही कम रिस्क है। तो इसके चलते यहाँ पर जो लॉ मेकर्स हैं इन्होंने इसको 4 टाइप्स में जो पिरामिड है, रिस्क का पिरामिड बनाया है। इस तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ये है आपका रिस्क का पिरामिड। 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आपका क्या रखा, लो रिस्क,
यहाँ पर हमने रखा लिमिटेड रिस्क, इसके बाद हमने रखा हाई रिस्क और यहाँ पर हमने रखा अनएक्सेप्टेबल रिस्क। इस तरीके से पिरामिड बनाया गया है और यहाँ पर आपकी क्या है, उन्होंने लॉ बनाए हैं। तो ये क्या है, हमारा वेस्टर्न मॉडल है, आपको ये याद रखना। ये कौन सा मॉडल है, हमारा वेस्टर्न मॉडल है। अगर हम ईस्टर्न मॉडल की बात करते हैं तो जापान जो है आपका, और आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर चाइना कर सकते हैं। तो जो हमारा ईस्टर्न मॉडल है वो टोटली यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटेजी को प्रमोट किया है, जिसमें उन्होंने सोशल प्रिंसिपल, ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है। इन्होंने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैपेबल है सोसाइटी को मैनिफेस्ट करने के लिए और उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पर हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हमें डील करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोशल जो हमारे 7 सोशल प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी को, उसको यहाँ पर अधेर करना होगा, उनसे कैसे वो डील कर रहा है। तो कौन कौन से आपके 7 प्रिंसिपल हैं, ह्यूमन सेंट्रिसिटी, एजुकेशन, लिटरेसी, डेटा प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग सेफ्टी, फेयर कंपटीशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। ओके, तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जिस बेसिस पर क्या किया जा रहा है, आपका प्रोविजंस यहाँ पर जो लॉज हैं वो बनाए जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जा रहा है। चाइना का भी यहाँ पे मॉडल आ जाता है, द ओपनिंग। यहाँ पे चाइना की जो रेगुलेशन है, चाइनीज रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके आर्टिकल 4 की स्टार्टिंग की लाइन, जो ओपनिंग लाइन है, उसको यहाँ पर रीड करते हैं तो वो क्या कहता है, द प्रोविजन एंड यूज ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज शेल अबाइड बाय लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, रिस्पेक्ट सोशल मोरालिटी एंड एथिक्स एंड अबाइड बाय फॉलोइंग प्रोविजंस। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो क्या करेगा, जितने भी मतलब कि आपके कंट्री में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हैं, उनको वो रिस्पेक्ट करेगा, सोशल मॉरलिटी और एथिक्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा और उनसे क्या होगा, अबाइड होगा। और जितने भी यहाँ पर उनकी कंट्री में, उनके टेरिटरी में प्रोविजंस हैं, है ना, रेगुलेशंस है, उनसे वो क्या करेगा, मिलजुल कर चलेगा। अगर वो इधर उधर थोड़ा बहुत होता है तो उस पर डायरेक्टली क्या किए जाएंगे, एक्शन लिए जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, इंडिया को इंडियन सिस्टम की तरह यहाँ पर उसे रेगुलेट करने की जरूरत है। इंडिया में अभी कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं आया है, यहाँ पे लॉज नहीं आए हैं जिससे हम क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर रेगुलेट करें। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर रेगुलेट करना होगा तो इंडिया को यहाँ पर खुद के रेगुलेशंस को फॉर्म करना होगा, ना कि ऐसा करना होगा कि हम ईस्टर्न मॉडल उठा लें, कुछ वेस्टर्न मॉडल उठा लें। या तो आप इन दोनों को मिक्स करके कुछ कर सकते हैं, या फिर हमारी जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पर देखते हो, हमारे जो एंशिएंट लीगल सिस्टम थे जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर अचीव करने में, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। इवन नीति आयोग की भी यहाँ पर रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस पेपर में ये भी कहा है कि हमें क्या करना होगा कि एक रेफरेंस हम ले सकते हैं, हम यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इनका एक रेफरेंस ले सकते हैं। बट हमें यहाँ पर हमारे सिस्टम में कैसी चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं, किस तरीके से चीज़ें बैठ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, रेगुलेशंस को फ्रेम करना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्रॉस द बॉर्डर्स इन द इंडस वाटर ट्रीटी। अब आप सभी को पता है ये इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर आपकी आती हैं 6 रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो अगर हम बात करते हैं, आपकी यहाँ पर इंडस आती है, रावी, ब्यास, सतलज, और इंडस के यहाँ पर जो देखिए, इंडस मेन रिवर हो गई आपकी, ये इंडस मान लीजिए हमारी मेन रिवर है, और इंडस के साथ उसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात की जा रही है। ट्रिब्यूटरीज तो आपकी बहुत सारी हो जाती है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात की जा रही है। कौन कौन सी है वो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, तो टोटल मिलाकर कितनी यहाँ पर रिवर्स हो गई आपकी, 6 रिवर्स हो गई। तो इसमें यहाँ पर ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी होता है, जिसके ये किसके द्वारा ब्रोकर कराया जाता है, आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे ब्रोकर कराया जाता है। मतलब वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में यहाँ पर ये ट्रीटी होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो आपकी 3 रिवर्स हैं उसमें यहाँ पर किसके एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे, पाकिस्तान के होंगे, और 3 जो रिवर्स हैं उसमें यहाँ पर इंडिया के राइट्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो आप देख सकते हैं, पहले हम ट्रीटी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ट्रीटी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो वेस्टर्न रिवर है आपका चेनाब, झेलम, इंडस, यहाँ पर क्या है, आपके इंडिया के राइट्स हैं, सॉरी इंडिया की इन रिवर्स पर लिमिटेड राइट्स हैं। और जो आपका ईस्टर्न रिवर्स है, हम बात करते हैं किसकी, सतलज, ब्यास, रावी, इस पर इंडिया के पूरे राइट्स हैं, पूरे एक्सक्लूसिव राइट्स यहाँ पर आते हैं। और जो आपकी 3 रिवर इंडस,
झेलम और चेनाब, यहाँ पर पूरे राइट्स किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। बट स्टिल इंडिया क्या कर सकता है फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, और पाकिस्तान से कंसिडर करके यहाँ पर उनको क्या कुछ राइट्स इंडिया को भी दिए गए। तो आप देख सकते हैं, इंडियाज राइट्स ओवर दीज रिवर्स लिमिटेड, कैन सेट अप सर्टेन इरिगेशन रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो यहाँ पर इंडिया क्या कर सकते हैं, इन 3 रिवर्स पर, जो हमारी ये 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम और इंडस, इनके ऊपर लिमिटेड राइट्स हैं। जैसे कि हम इसमें पावर प्लांट्स, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स क्या कर सकते हैं, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कंजप्शन के लिए इसका यहाँ पर वाटर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इंडस वाटर कमीशन को भी क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके कारण क्या किया जाएगा, इसकी जो मीटिंग होती है हर साल होती है आपकी, जो हमारा परमानेंट इंडस कमीशन है, तो इट ऑल्सो रिक्वायर बोथ द कंट्रीज टू एस्टैब्लिश परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय परमानेंट कमीशन ऑन बोथ साइड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। द परमानेंट इंडस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो यहाँ पर साल में एक बार क्या करना होता है, इनको मिलना होता है। बट आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से, एक है आपका कृष्णगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें ऑब्जेक्शन कौन उठा रहा है, आपका ऑब्जेक्शन उठा रहा है हमारा पाकिस्तान। इसी के चलते यहाँ पर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पर भी पहुंच चुका है। ठीक है, ये जो इशू है आपका बहुत दिनों से चल रहा है, ये इशू आज से नहीं चल रहा है, जब से ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है तब से ये इशू यहाँ पर आपका चल रहा है। इसमें यहाँ पर आपका जो हम बात करते हैं, तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव रिकॉग्नाइज्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट इन द ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वाटर सिस्टम। तो 6 जुलाई 2003 की बात है, इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहाँ पर ये कहा है कि अनवेसली रिजेक्टेड इंडियाज ऑब्जेक्शन, उन्होंने इंडिया का जो ऑब्जेक्शन उसको क्या किया, एक तरीके से रिजेक्ट किया है। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि हमें क्या जरूरत है, एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशू है। ओके, अब यहाँ पर कुछ भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी जजमेंट देने से पहले हमें क्या करना होगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसे रिविजिट करने की जरूरत है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियाज रिक्वेस्ट टू रीनेगोशिएट टू मॉडिफाई सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे फिर से क्या करना होगा, रीनेगोशिएट करना होगा। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें लोकल जो स्टेक होल्डर्स है नेगोशिएशन में, जब ये नेगोशिएशन होगा फिर से, तो इसमें क्या करना होगा, जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टेक्नोक्राफ्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं दोनों कंट्रीज़ के, ताकि हम क्या कर सकें, जो कोर प्रॉब्लम, जो हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम है उसको हम लुक आउट कर सकें। थर्ड, इसमें कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की अब ज़रूरत है, कॉपरेशन और अरेंजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, जो कि आपका आर्टिकल 7 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी में यहाँ पर क्या है मेंशन किया गया है कि हमें क्या करना होगा, जो आपका इंडस का डेवलपमेंट है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के कॉमन जो इंटरेस्ट है उनको देखते हुए क्या करना होगा, आपका आगे बढ़ना होगा। फाइनली इसमें बात की जा रही है कि ये जो ट्रीटी है आज तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी गई है, 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस ट्रीटी को, और ये कहा जा रहा है कि अब हमें क्या ज़रूरत है कि इस ट्रीटी में जो इंडस वाटर रिवर बेसिन है इसकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, इसलिए ट्रीटी में भी अभी हमें क्या करना होगा, इसे मॉडिफाई करना होगा और चेंज करने की इसमें ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये जो ट्रीटी है वो पूरी क्लियर होगी। इसमें एक आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका 37 मीटर टॉल कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम, यहाँ पर आपका डैम बनाया जाएगा। ओके, ये क्या है, आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो आपका 2007 में यहाँ पर बिगिन हुआ था, मतलब स्टार्ट किया गया था। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर जो पाकिस्तान है इसमें ऑब्जेक्शन उठा रहा है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स ये कह रहा है कि अगर हम एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर हो रहा है, कृष्ण गंगा रिवर पर हो रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में इस रिवर को नीलम रिवर के नाम से कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इसमें आप ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये क्या करेगा, जो रिवर का फ्लो है उसको ये अफेक्ट करेगा। इसी के चलते 2013 में जो हेग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है रूल दैट इंडिया को डाइवर्ट ऑल द वाटर विथ सर्टेन कंडीशन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया में, मतलब 2013 में आपका ये जो हमारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, उन्होंने ये कहा था कि
इंडिया क्या कर सकता है, जो सर्टेन कंडीशंस हैं वहाँ पे वाटर को डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन अभी फिर से यहाँ पर इंडिया के जो ऑब्जेक्शंस है उसको रिजेक्ट किया गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। अब फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। ओके, ना मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कंट्रोलिंग वुमेन्स सेक्सुअल ऑटोनॉमी। यहाँ पर देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023, आप सभी को पता है ये अभी बिल आपके सामने आया है, जिसमें आप सभी को पता है जो आपका आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसको चेंज करके क्या किया जा रहा है, आपका भारतीय न्याय संहिता है ना, भारतीय नागरिक संहिता, ये सारी चीजें की गई हैं। अभी ये बिल आया है और बिल किसके पास गया है, आपकी स्टैंडिंग जो कमिटीज होती हैं वहां पर गया हुआ है। ठीक है, इसको स्क्रूटनी के लिए अभी ये बिल एक्ट नहीं बना है। अब उस बिल में हमने ये पढ़ा था, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता का जो क्लॉज 69 है वो ये प्रपोज करता है, क्या प्रपोज करता है कि क्रिमिनलाइजिंग सेक्स विच बेस्ड ऑन द प्रॉमिस टू मैरी व्हेन देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। यहाँ पर जो आपका क्लॉज 69 है वो क्रिमिनलाइज्ड है। वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर दो पर्सन है, एक मेल है और आपका फीमेल है, उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर इंटीमेसी होती है। ठीक है, यहाँ पर वो सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं और जो आपका मेल पार्टनर है उसने यहाँ पर ये प्रॉमिस किया था कि हाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर शादी करेंगे। लेकिन आफ्टर यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद जब क्या होता है यहाँ पर वो प्रॉमिस को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इस कंडीशन में विमेन क्या कर सकती है, यहाँ पे केस फाइल कर सकती है, एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। किसके अगेंस्ट में, मेल के अगेंस्ट में, जो बॉय है उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है और इसे यहाँ पर क्रिमिनलाइज भी किया गया कि ये क्या है, आपका क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि एक तरीके से ये क्या कर रहा है, विमेन्स की जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है उसको कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है कि जैसे कई बार क्या हो सकता है, पेरेंट्स इसका मिसयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए उनको वो लड़का पसंद ना हो, है ना, और उस बेसिस पर यहाँ पर ये कर दिया, वो पहले से रिलेशनशिप में आ चुके हों, सारी चीज़ें हो चुकी हों, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने हमारी लड़की को फंसाया, ऐसा करके वो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर सामने ले उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, उसको विक्टिम बना सकते हैं। इवन हमारे बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि इनविलाइजिंग कंसेंट, यहाँ पर देखिए कंसेंट तो दोनों पार्टी का होता है। तो देखिए क्रिमिनलाइजिंग सेक्स बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस टू मैरी इज नॉट अ न्यू प्रपोजिशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैरिज जो आपकी शादी के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, सेक्स को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। इवन जो हमारा आईपीसी का जो सेक्शन था 375, उन्होंने भी यहाँ पर जो ये था इसको क्रिमिनलाइज किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि रिलाई ऑन द डेफिनेशन, यहाँ पर कंसेंट की क्या है, एक तरीके से डेफिनेशन दी गई कि व्हाट इज कंसेंट। कंसेंट देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन है सेक्शन 19 में हमारा आईपीसी के, वो ये कहता है कि मिसकंसेप्शन इज सीन इन एग्जिस्टेड when the promise is made only to coax a woman into sex without any intention of marrying her। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कंसेंट की बात की जा रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं सेक्स के लिए और यहाँ पर हमारा शादी वाला ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर वो उसके लिए गिल्टी भी नहीं है। बट कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो विमेन के पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस क्लॉज का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा सकता है, आपका जो क्लॉज 69 है। अब हम बहुत सारे केसेस की बात करते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कब कहा था, दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 का केस है, जिसमें ये कहा था कि मैन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर अ रेप इफ द प्रॉमिस टू मैरी हैज बीन ब्रोकन बिकॉज हिज पेरेंट्स वर अपोज्ड टू द वेडलॉक। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में, दो कपल्स हैं उनके बीच में, अगर हम बात करते हैं किसकी रिलेशन होता है और बाद में यहाँ पे वो शादी टूट जाती है, मतलब पेरेंट्स के कहने पर जो लड़के के पेरेंट्स हैं उनके कुछ यहाँ पे वेडलॉक्स आ गए जिसके कारण शादी लोग टूट गई, तो इस केस में यहाँ पर जो मैन है उसको यहाँ पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा कौन सा केस आता है, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2003 का ये केस है, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे जो लड़की होती है कई बार वो अवेयर होती है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, हम सेम कास्ट के नहीं होते हैं बट स्टिल हम क्या करते हैं, हमारे वो पर्टिकुलर जो पर्सन होता है वो पसंद होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं, फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन लड़की को इस बात के बारे में पता होती है, सारी चीज़ें होती हैं और इसे ये भी पता होता है कि शादी का जो आपका मतलब कि पार्ट है वो शायद ना हो, लेकिन स्टिल वो क्या करते हैं, एक फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि शी इज अवेयर दैट मैरिज वॉज नेवर पॉसिबल, दिस मीन्स दैट देयर वॉज अ कंसेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कंसेंट है और जो आपका प्रॉमिस है मैरिज का वो भी यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में जो
मेल है उसको यहाँ पर कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए अभी तो ये पूरा लॉ नहीं बना है, इसमें यहाँ पर जो सेक्सुअल वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन उसको पनिशेबल बनाया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंस्टेड इट एम एट रेगुलेटिंग सोशली प्रोहिबिटेड सेक्स इट if we are truly committed to the sexual autonomy of women we must resist the victimhood that क्लॉज 69 looks to assign women। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस क्लॉज को बहुत ही अच्छे से स्क्रूटनी करनी होगी इसकी, जिससे क्या कर सके यहाँ पर जो हम सोशली प्रोहिबिट सेक्स है उसको रेगुलेट कर सके, क्योंकि इसका एक तरीके से जो एम है वो क्या है, सेक्स को प्रोहिबिट करना, ना कि उसे रेगुलेट करना। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इन इंडिया 74% कांट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, यूएन एजेंसी रिपोर्ट। यूएन की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023। इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें आप देखेंगे फूड के जो प्राइसेस हैं यहाँ पर 54% आप देखेंगे जो वेजेस मिलते हैं, हम अगर पूरा खाना हमारा देखें, जो हमें सैलरी मिलती है, मान लीजिए हमें दिन के 100 रुपये मिलते हैं, तो इस 100 रुपये में से हम देखें जो 54 रुपीज़ है वो हमारा किस में जाता है, हमारे खाने में जाता है सर, किस में जाता है, हमारे फूड में जाता है। तो वेजेस तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, बट जो फूड के प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें वेरियस कंट्रीज के साथ इसमें आप देखेंगे जो चार्ट है, भूटान, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ईरान, पाकिस्तान, इथियोपिया, रशिया, इजिप्ट, ब्राजील, यूएई, बांग्लादेश और इंडिया। तो इसमें इस चार्ट में आपको क्या बता रहा है कि कौन सा पर्सन यहाँ पे कितना कंपेरेबल है, कंपेयर किया गया है कि वो उनका जो वेजेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, बट जो फूड के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली हमें क्या देखते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक तरीके से जो उनकी एक हेल्दी डाइट है उसको क्या कर रहा है, वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो वाइल फूड प्राइसेस रिमेन रिलेटिवली लो इन इंडिया, अ हेल्दी डाइट इज अनअफोर्डेबल टू नियरली 3/4 ऑफ द पीपल गिवन देयर लो इनकम्स। ओके, नाउ इस आर्टिकल में देखिए इतना अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न अफ्रीकन की बात करते हैं तो टोटल 712 मिलियन हाईएस्ट शेयर इसमें हमें दिखता है हेल्दी डाइट्स में, जो कि यहाँ पर एक हेल्दी डाइट को क्या कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग कर्व्स ऑन राइस एक्सपोर्ट्स। अब आप सभी को पता है कि इंडिया ने क्या किया है, जो राइस का एक्सपोर्ट है उसमें यहाँ पर बैन लगाया था कुछ महीनों के लिए, मतलब कि 15 अक्टूबर तक यहाँ पर जो राइस का एक्सपोर्ट है उसमें यहाँ पर बैन लगा है। अब आप सभी को पता है कि इंडिया क्या है, आपका लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है ग्लोबली। हम देखें हमारा जो वर्ल्ड का राइस मार्केट है उसमें हमारा कितना शेयर है, 45% शेयर है। कितना, 45% यहाँ पर शेयर है। अब इंडिया ने ऐसा किया क्यों, क्वेश्चन ये उठता है कि हमने यहाँ पर जो ये एक्सपोर्ट पर कब क्यों लगाया, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस साल क्या आने वाला है, अल नीना आने वाला है। अल नीनो जिसका जो इम्पैक्ट है रेनफॉल पर पड़ रहा है, रेनफॉल इस टाइम पर आप सभी को पता है कि कितनी कम हुई है। तो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर जो राइस है उसकी कमी ना हो, यहाँ पर हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है राइट को लेकर वो ना बढ़े, इसके चलते यहाँ पर जो हम बात करते हैं किसकी, जो राइस है उस पर क्या किया गया, आपका एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। उसके प्लेस पर यहाँ पर जो व्हाइट राइस है उसको प्रोहिबिट किया गया है। सारे मतलब राइस में भी आपको कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, तो उसमें से यहाँ पर जो आपका व्हाइट राइस है ना, उस पर यहाँ पर क्या किया गया, आपका एक्सपोर्ट पे कब लगाया गया है, इसमें 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी इसमें लगाई गई है। और जो आपका बासमती राइस है उसका जो एक्सपोर्ट है उसको अभी भी परमिट किया गया है, बट स्टिल हम देख रहे हैं जब से यहाँ पर ये बैन लगाया गया है, जो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नॉन बासमती राइस है उसका भी एक्सपोर्ट क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमारा ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा जो 15% जो राइस था वो क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। थाईलैंड में यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 25% यहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन हुआ है कम हुआ है। म्यांमार में भी यहाँ पर राइस ने क्या किया, अपना जो एक्सपोर्ट है उसको कम किया है। क्यों, क्योंकि इस साल हमें पता है कि जो रेनफॉल, जो हमारा रेन पैटर्न है, बारिश कम हुई है, और बारिश कम हुई तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, हमारा कम होगा। अब जो इंडियन फार्मर्स ने ये क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमारे जो एमएसपी है राइस को लेकर उसको इंक्रीज किए हैं ताकि वो अच्छे से ज्यादा क्या कर सके, प्रोक्योर कर सके। फार्मर्स को जो यहाँ पर एक प्राइस मिलना चाहिए राइस का वो उनको यहाँ पर क्या होगा, मिल सकेगा। प्राइस का राइस मतलब कि राइस का जो प्राइस है वो हाइक नहीं होगा, तो हमारा जो मतलब थोड़ा बहुत हमें राइस देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना आए, इसलिए क्या किया गया है, जो राइस के एक्सपोर्ट में यहाँ पर बैन की गई है उसमें कर्ब किया गया है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है
इंडियंस मोर लाइकली टू बिलीव नेशंस इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग, प्यू रिपोर्ट। यहाँ पे प्यू रिपोर्ट सर्वे किया गया है। इस सर्वे में मतलब ऐसा होता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का पर्सपेक्टिव कैसा है। जैसे कि हमने इंडिया के जो लोग हैं उनसे पूछा कि आप इंडिया के बारे में कैसा सोचते हैं, आपके लीडर्स कैसे हैं। हमने दूसरी कंट्रीज़ में जाना कि इंडिया को लेकर आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, है ना, कैसा सोचते हैं, वहाँ के लीडर्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या किया गया, पूरा सर्वे किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिसर्च सेंटर सर्वे इन 2022, क्लोज टू 70% ऑफ इंडियंस बिलीव दैट इंडियाज इन्फ्लुएंस इज ऑन राइज। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 70% ऑफ इंडियंस ये कहते हैं, ये मानते हैं कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में बढ़ रहा है, कंपेयर्ड विद द 28% अक्रॉस 19 कंट्रीज हु एग्रीड विद द सेम। यहाँ पर हमने 19 कंट्रीज भी क्या हुई हैं, इस चीज़ से एग्री हुई हैं। 19 जो देश है पूरे मतलब कि दुनिया में, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया है कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा रिपोर्ट दिखा गया है कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का वो 68% बढ़ा है। कुछ लोग यहाँ पर जो 19% है वो मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और 13% यहाँ पे मानते हैं कि इंडिया अभी भी कैसा है, वीक है। तो ये पूरा सर्वे किया गया है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ LAM क्रिटिकल टू आदित्य L1 सक्सेस। अब यहाँ पर आप सभी को पता है 4 सितंबर है ना, 4 सितंबर को क्या किया जाएगा, आपका जो आदित्य L1 है उसे लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें चलते यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या है हमारा LAM की बात करते हैं। ये इसमें अभी जो पूरा ट्रायल था, जो रिहर्सल था लॉन्च का आदित्य L1 का, इस मिशन का, तो श्रीहरिकोटा में इसका जो रिहर्सल है वो अभी कंप्लीट हुआ है। आदित्य L1 क्या है आप सभी को पता है। इसमें जो हमारा लॉन्च पॉइंट 1 है अर्थ का और सन के बीच में, जो लॉन्च पॉइंट 1 है वहां पर इसको आपका प्लेस किया जाएगा, जिससे हम क्या कर सके, तो सन की पूरी जो स्टडी है, सन की टोटल ये कहा जा रहा है कि 14 जो इमेजेस है सन के, वो आदित्य L1 के द्वारा यहाँ पे कॉर्नोग्राफ किए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम प्रोपल्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा अभी चंद्रयान 3 मिशन में यहाँ पर यूज़ किया गया था उसी को यूज़ किया जाएगा। मतलब सेम मॉड्यूल हमारा सिस्टम होगा जो सिमिलर होगा। यहाँ पर जो हमारा LAM इंजन है वो भी सिमिलर होगा। यहाँ पर हम बात करें किसकी, मोनोमेथाइल हाइड्रोजन और MON3, यहाँ पे जो शॉर्ट मिक्स्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो भी यहाँ पर क्या हमें सेम देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो हम उम्मीद करते हैं, हमारी आशा है कि ये जो हमारा मिशन होगा वो कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा। ओके, सो अब हमारे पास देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आज का था, क्वेश्चन वेयर इज़ द क्वेश्चन, ये ओके। सो क्वेश्चन ये था कि हमें ये बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज, सेल वॉल, विसल, एनिमल सेल डू नॉट। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। प्लांट सेल्स में क्या होती है, आपकी सेल वॉल होती हैं, और एनिमल जो सेल्स होती हैं वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती हैं। आप यहाँ पर बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको दिखेगा। देखिए दोनों में न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये तो क्या हो गया, हमारी सिमिलैरिटीज हो गई। और प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है, यहाँ पर परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होते हैं, जो कि आपके एनिमल सेल्स में यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये हमें जनरल डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें आपकी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल वैक्यूल्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारी मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, 1 और 3 ओनली। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए आज इतना ही था, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।